नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह गांधी जी के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ का यह भाग चौथे का ये 6वां वीडियो है। 36 से इसमें 41 तक इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर, उपवास एक प्रायश्चित की तरह। चलिए शुरू करते हैं। दिनों दिन मेरे सामने स्पष्ट होता गया कि लड़कों और लड़कियों को सही ढंग से अनुशासित करना और पालना पोसना कितना कठिन है। यदि मैं उनका वास्तव में शिक्षक और अभिभावक हूँ तो मुझे उनके उनके दिलों को जीतना होगा। उनके दुख और खुशी दोनों को बांटना होगा। मुझे उनकी परेशानियों को हल करने और उनका सामना करने में उनकी मदद करनी होगी और मुझे उन्हें सही रास्तों पर ले जाना होगा। उनकी युवा आकांक्षाओं को सही दिशा दिखानी होगी। कुछ सत्याग्रहियों के जेल से छूटने के बाद टॉल्स्टॉय फार्म करीब करीब खाली था। यहाँ बहुत कम लोग रहते थे। जो बचे थे वे फिनिक्स के थे, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। यहाँ मुझे भयंकर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन दिनों मुझे जोहान्सबर्ग और फिनिक्स दोनों जगहों में आना जाना पड़ता था। एक बार मैं जब जोहान्सबर्ग में था, मुझे आश्रम के 2 लोगों के नैतिक पतन के बारे में खबर मिली। नैतिक पतन के खराब खबर मिली। सत्याग्रह की लड़ाई के दौरान इस प्रकार के परिवर्तन और बदलाव पर मुझे धक्का नहीं लगना चाहिए था, लेकिन इस खबर ने एक वज्रपात की तरह मुझ पर प्रहार किया। उसी दिन मैं फिनिक्स के लिए ट्रेन से चल पड़ा। मिस्टर कालेनबाख ने मेरे साथ चलने पर जोर दिया। उन्होंने देख लिया था कि मैं किस स्थिति में था। वे मुझे अकेले जाने देने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे उस तूफान के वाहक थे जिसने मुझे इतना परेशान कर दिया था। यात्रा करते समय मेरा कर्तव्य एकदम स्पष्ट हो गया था। मुझे लगा कि अपने बच्चे या छात्र के लिए शिक्षक या अभिभावक थोड़ा बहुत जिम्मेदार थे। इसीलिए इस घटना के बारे में मेरे सामने मेरी जिम्मेदारियां एकदम स्पष्ट थी। मेरी पत्नी ने पहले ही इस विषय में चेतावनी दे दी थी, लेकिन आसानी से विश्वास करने वाले अपने स्वभाव की वजह से मैंने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया था। मुझे लगा कि दोषी पार्टी को मेरी व्यथा पर परेशानी का ज्ञान कराने और उनके अपने इतने पतन के बारे में उन्हें जागरूक करने का एकमात्र तरीका मेरे द्वारा उसका प्रायश्चित करना होगा। इसीलिए मैंने 7 दिन का उपवास करने का निश्चय किया और 4.5 महीने तक केवल एक बार आहार लेने का वचन लिया। मिस्टर कालेनबाख ने मुझे विचलित करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने इस प्रायश्चित के लिए सहमति दे दी और स्वयं अपने पर भी जोर दिया। मैं उनके इस पारदर्शी स्नेह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इस निर्णय ने मेरे मन से बोझ काफ़ी कुछ कम कर दिया था। मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा था। दोषी पार्टी के प्रति मेरा क्रोध काफ़ी कुछ कम हो गया था और इसके बदले मेरे मन में उनके लिए दया उमड़ी। इस प्रकार मैं कुछ चैन और राहत के साथ फिनिक्स पहुंचा। मैंने आगे जांच पड़ताल की और कुछ बातों को और विस्तार से जाना जिनकी मुझे ज़रूरत थी। मेरे इस प्रायश्चित से सभी बहुत दुखी थे, लेकिन इसने वातावरण को साफ कर दिया था। सभी को एहसास हो गया था कि यह कितना पापपूर्ण कृत्य था। मेरा लड़कों और लड़कियों के साथ संबंध और सच्चा वह प्रगाढ़ बन गया। जिन परिस्थितियों में यह घटना घटी, उसकी वजह से मैंने अपना उपवास 14 दिनों का कर दिया, जिसका परिणाम मेरी आशा से ज़्यादा हुआ। इस घटना को करने का मेरा ध्येय यह नहीं था कि जब कभी भी छात्र द्वारा इस तरह की नासमझी या अपराध हो तो शिक्षा
शिक्षक को उपवास पर चले जाना चाहिए। मेरा यकीन है कि कुछ विशेष अवसरों को इस तरह के कड़े उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन यह देखने के नज़रिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की धारणा को स्पष्ट करता है। जहाँ कहीं भी शिक्षक और छात्र के बीच में सच्चा प्रेम नहीं है, वहाँ उपवास का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ तक कि यह हानिकारक भी हो सकता है। यद्यपि ऐसे मामलों में उपवास को संदेह से देखे जाने की संभावना होती है, लेकिन शिक्षक की जिम्मेदारी अपने छात्र के अपराध के संदर्भ में बनती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पहला प्रायश्चित हमारे लिए कठिन साबित नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपने दैनिक कार्यों को रोका या ख़त्म नहीं किया था। यह बात याद करने योग्य है कि इस पूरी अवधि के दौरान मैं विशुद्ध रूप से फलाहारी था। इसके बाद का दूसरा उपचार उपवास मेरे लिए बहुत कठिन रहा था। तब तक मैंने राम नाम की अद्भुत प्रयावोत्पादकता को पूरी तरह से नहीं समझा था। इसके अलावा मुझे उपवास की तकनीकी भी नहीं आती थी, विशेषकर अधिक से अधिक पानी पीने की आवश्यकता को, चाहे वह कितना भी बेस्वाद अथवा जी मिचलाने वाला लगे। यह तथ्य कि पहला उपवास आसान रहा था, इसकी वजह से मैं अपने दूसरे उपवास के समय लापरवाह हो गया था। मैं अपने पहले उपवास में हर दिन कोहने स्नान लेता था, लेकिन दूसरे उपवास के समय 2-3 दिन बाद मैंने इसे करना छोड़ दिया और कम पानी पिया, क्योंकि यह बेस्वाद लगता था और इसको पीने से जी मिचलाता था। मेरा गला सूख गया और कमजोरी आ गई। उपवास के अंतिम दिनों में मैं हल्की आवाज़ में ही बोल पाता था। इसके बावजूद मेरा कार्य चलता रहा। जहाँ कहीं भी लिखने की ज़रूरत पड़ती, वहाँ बोलकर लिखवाता। मैं नियमित रूप से रामायण और अन्य पवित्र धार्मिक पुस्तकों को सुनता रहता, लेकिन मेरे अंदर अभी भी काफ़ी शक्ति बची थी, जिसका उपयोग मैं विचार विमर्श करने और सभी ज़रूरी कामों में सलाह देने में करता। 37 नंबर, गोखले जी से मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका की कई यादों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। सन 1914 में सत्याग्रह के संघर्ष की समाप्ति पर मुझे गोखले ने लंदन होते हुए वापस भारत पहुंचने का निर्देश दिया। इसीलिए कस्तूरबा बाई, कालेन बाग और मैं लंदन के लिए जहाज़ से रवाना हुए। सत्याग्रह के दिनों से मैंने तृतीय श्रेणी से यात्रा करना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैंने अभी भी तृतीय श्रेणी का टिकट लिया, लेकिन भारत जाने वाले रास्ते और इस रास्ते का तृतीय श्रेणी वाला स्थान भारत की अपेक्षा बहुत अलग था। वहाँ बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती थी और सोने की जगह उससे भी कम और सफाई उससे भी बदतर होती थी। लेकिन लंदन जाने वाली व्यवस्था एकदम अलग थी। यहाँ जगह काफ़ी खुली हुई थी और सफाई भी बढ़िया थी। स्टीम कंपनी ने हमारे लिए विशेष व्यवस्था की हुई थी। हमारे रहने के लिए अलग जगह थी और क्योंकि हम फलाहारी थे, स्टीवर्ड को हमें फल और सूखे मेवे देने का आदेश था। नियमानुसार तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बहुत कम फल और मेवे मिलते हैं। इन सुविधाओं की वजह से हमारे जहाज़ पर बिताए गए दिन आराम वाले थे। यात्रा के दौरान की कुछ घटनाएं बताने लायक है। मिस्टर कालेन बाग को दूरबीन का बहुत शौक था। उनके पास इसके 1-2 कीमती जोड़े थे। हमारी उन रोज़ ही बहस होती थी। मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि इस तरह के उपकरणों को रखना उन सादगी वाले आदर्शों के अनुरूप नहीं था जिसे हम पाना चाहते थे। एक दिन हमारी बहस चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब हम केबिन के मुहाने पर खड़े हुए थे।
मैंने उनसे कहा, जब हम दोनों के बीच यह गले की हड्डी बन रही है तो क्यों नहीं उन्हें समुद्र में फेंक देते और उनसे छुटकारा पा लेते हैं। मिस्टर कालेन बाग ने कहा, वाकई इस मनहूस चीज़ को समुद्र में फेंक देना चाहिए। हाँ, मेरा यही मतलब है, मैंने जवाब दिया। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, उधर से जवाब आया, और इसके साथ ही मैंने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उनका मूल्य करीब 7 पाउंड था, लेकिन मिस्टर कालेन बाग का उनके प्रति मोह के कारण उनका मूल्य कहीं ज़्यादा था। फिर भी एक बार उनके छुटकारा पाने के बाद उनका कभी अफसोस नहीं हुआ। यह उन कई घटनाओं में से एक है जो मेरे और मिस्टर कालेन बाग के बीच हुई थी। इस प्रकार हर दिन हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए होता, क्योंकि हम दोनों की सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हमें क्रोध, निजी स्वार्थ और नफरत आदि को स्वाभाविक रूप से छोड़ना था, अन्यथा सच को पाना असंभव था। एक व्यक्ति जो भावनाओं और इच्छाओं में बह जाता है, उसके इरादे अच्छे हो सकते हैं, वह अपने शब्दों का सच्चा हो सकता है, लेकिन वह कभी सत्य को नहीं पा सकता। एक सत्यता की सफलतापूर्वक खोज का अर्थ है किसी भी प्रकार के दो भावों का त्याग करना, जैसे प्रेम और घृणा, खुशी और दुख। मुझे उपवास किए ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब हमने लंदन के लिए सफ़र शुरू किया। मैंने अभी पुरानी शक्ति को नहीं पाया था। मैं जहाज़ के डेक पर चहल कदमी और कुछ अभ्यास करता था, जिससे मेरी खूब भूख और पाचन शक्ति बढ़ सके, लेकिन इतने छोटे अभ्यासों को भी करना मेरे बस में नहीं था। उनसे मेरी पिंडलियों में दर्द हो जाता। यह दर्द इतना बढ़ गया कि जब मैं लंदन पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा दर्द असहनीय हो गया था। वहां मैं डॉक्टर जीवरे मेहता से मिला। उन्हें पहले अपने पिछले उपवास का इतिहास और उसके बाद हुए दर्द के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यदि आप कुछ दिनों तक पूर्ण विश्राम नहीं लेंगे तो मुझे डर है कि आपके पैर किसी काम के नहीं रहेंगे। तब मुझे पता चला कि एक व्यक्ति जो लंबे उपवास के बाद उठा है, उसे पिछले बल और शक्ति को वापस हासिल करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, और उसे अपनी भूख पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत या उपवास रखते समय ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा संयम रखना जरूरी है। माडीरा में हमने सुना कि किसी भी क्षण बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। जब हम इंग्लिश चैनल पर पहुँचे तब हमें उसके शुरू होने का पता चला। जहाज़ को उन सबमरीन माइंस या सुरंगों से ले जाना कठिन था जिन्हें उस चैनल में पूरी तरह बिछाया गया था, और हमें साउथ हैम्पटन पहुंचने में पूरे 2 दिन लगे। 4 अगस्त को युद्ध का ऐलान हो चुका था। हम लंदन 6 अगस्त को पहुंचे थे। 38 नंबर देखेंगे, युद्ध में मेरी भूमिका। इंग्लैंड पहुंचने पर मुझे पता चला कि गोखले जी पेरिस में फंस गए थे, जहां वे अपने स्वास्थ्य के संबंध में गए थे। चूँकि लंदन और पेरिस के बीच बातचीत करने का जरिया बंद हो चुका था, इसीलिए यह पता करना मुश्किल था कि वे कब वापस लौटेंगे। मैं उनसे मिले बिना वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता था कि वे कब लौटेंगे। इस बीच मुझे क्या करना चाहिए, मेरा युद्ध के प्रति क्या कर्तव्य था। सोराबजी अडजानिया जेल में थे, और एक सत्याग्रही लंदन के बार में पढ़ाई कर रहा था। एक उत्कृष्ट सत्याग्रही होने के कारण उन्हें बैरिस्टर बनने के लिए लंदन भेजा गया था, जिससे वे दक्षिण अफ्रीका में मेरी जगह ले सके। डॉक्टर प्राणजीवन दास मेहता उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। उनके साथ और उनके द्वारा मैंने डॉक्टर जीवराज
युवराज मेहता और अन्य के साथ सभा की, जो उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के भारतीय निवासियों की एक सभा रखी गई। मैंने अपने विचार उनके सामने रखे। मुझे लगा कि इंग्लैंड में रह रहे भारतीयों को अपनी तरफ से युद्ध में कुछ करना चाहिए। अंग्रेज छात्रों ने आर्मी में सेवा करने की इच्छा जताई थी और वैसा भारतीय भी कर सकते थे। इस तर्क के संबंध में बहुत सी विरोधी बातें हुई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीयों और अंग्रेजों में जमीन आसमान का अंतर था। हम गुलाम थे और वे हमारे मालिक। ज़रूरत के समय कैसे एक गुलाम अपने मालिक के साथ सहयोग कर सकता था? क्या यह गुलाम का कर्तव्य नहीं था कि वह आज़ाद होने की मांग करे और क्या अपने मालिक की ज़रूरत का उसे फ़ायदा उठाना चाहिए? उस समय यह विचार मुझे रुचिकर नहीं लगा। मैं एक अंग्रेज और भारतीय के बीच के अंतर को जानता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हम गुलाम जैसी अवस्था में थे। मुझे उस समय लगा था कि ब्रिटिश प्रणाली के बजाय उन ब्रिटिश अधिकारियों का ज़्यादा दोष था और उन्हें हम प्यार से परिवर्तन कर सकते थे। हम उनके साथ सहायता और सहयोग के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकते थे। यह हमारा कर्तव्य था कि उनके साथ उनकी ज़रूरत के समय खड़े होकर हम उनकी सहायता प्राप्त कर सकते थे। यद्यपि प्रणाली में दोष था, लेकिन फिर भी यह असहनीय नहीं था जितना यह अभी लगता है। लेकिन यदि मैं इस प्रणाली में अपना विश्वास खोकर आज ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से मना कर सकता हूँ, तो मेरे मित्र कैसे कुछ करेंगे क्योंकि इस प्रकार मैं न केवल प्रणाली का विश्वास खो दूंगा बल्कि अधिकारियों का भी विश्वास खो दूंगा। जो मित्र विरोध कर रहे थे, उन्हें लगा कि यही समय था निडर होकर भारतीय ज़रूरतों की मांग करने का और भारतीयों की स्थिति में सुधार लाने का। मेरा विश्वास था कि इंग्लैंड की ज़रूरत को हमें अवसर की तरह नहीं देखना चाहिए और यह ज़्यादा दूरदृष्टि वाला निर्णय था कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी मांगें नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी सलाह पर अड़ा रहा और उन्हें एक स्वयंसेवक की तरह आमंत्रित किया जो मेरी सलाह के पक्षधर थे। मुझे अभी प्रांतों से वहाँ बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और सभी धर्मों के स्वयं सेवी कार्य करने के लिए तैयार थे। मैंने लॉर्ड क्रेवे को इन सब तथ्यों से अवगत कराते हुए पत्र लिखा और एम्बुलेंस के कार्य करने के लिए परीक्षण लेने की स्वीकार्यता बताई। यदि वे हमारी मांगों को एक पूर्व शर्त की तरह स्वीकार करने को तैयार हो। लॉर्ड क्रेवे ने कुछ हिचकिचाहट के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और हमें इस नाजुक समय में ब्रिटिश साम्राज्य को सहायता देने के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया। स्वयंसेवकों ने फर्स्ट एड में अपना शुरुआती प्रशिक्षण प्रख्यात डॉक्टर कैटली के मार्गदर्शन में लेना शुरू किया। यह 6 हफ्तों का एक छोटा सा कोर्स था, लेकिन इसमें पूरी प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया था। कक्षा में हम कुल मिलाकर 80 लोग थे। 6 हफ्ते में हमारी परीक्षा हुई और एक को छोड़कर सभी पास हो गए। इन लोगों को सरकार ने मिलिट्री ड्रिल और अन्य प्रकार के प्रशिक्षण दिए। इस कार्य का चार्ज कर्नल बेकर को दिया गया। लंदन इस समय देखने लायक था। वहाँ कोई घबराहट नहीं थी। सब अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे थे। सुगठित शरीर वाले स्वयं एक लड़ाकू का प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन जो युद्ध कमज़ोर और वृद्ध और कमज़ोर महिलाएं हों, वे क्या करें? उनके लिए भी वहाँ काफ़ी काम था यदि वे करना चाहें। तब इसलिए उनको कपड़ों की कटाई, सिलाई के काम और घायलों की मरहम पट्टी के लिए रखा गया था। लिसियम जो एक लेडीज़ क्लब था, उन्होंने सैनिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाने का बीड़ा उठाया।
श्रीमती सरोजिनी नायडू इस क्लब की सदस्य थी। उन्होंने पूरे दिल से स्वयं को इस काम में समर्पित कर दिया। हाँ, यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। उन्होंने मेरे सामने कपड़ों की ढेरी रखी थी जो कटे हुए थे और मुझे कहा कि इन सबको सिलवाकर उन्हें वापस करूं। मैंने उनकी इस मांग का स्वागत किया और अपने मित्र की सहायता से ज़्यादा कपड़े तैयार करवाए जितना मैं अपने प्राथमिक प्रशिक्षण के दौरान उनकी मदद कर सकता था, मैंने की। 39 नंबर देखेंगे, आध्यात्मिक असमंजसता। जैसे ही यह खबर दक्षिण अफ्रीका पहुंची कि मैंने अपने अन्य भारतीयों के साथ युद्ध में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा है, मुझे दो तार मिले। इसमें से एक मिस्टर पोलक का था, जिन्होंने मेरे अहिंसा के पेशे की नियमितता पर प्रश्न उठाया था। मैं पहले से ही ऐसे विरोध की अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि इस प्रश्न पर अपने हिंद स्वराज या इंडिया होम रूल के बारे में अक्सर दक्षिण अफ्रीका के अपने दोस्तों के साथ मैं विचार विमर्श कर रहा था। हम सब युद्ध की अनैतिकता को पहचानते थे। यदि मैं अपने हमलावरों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता था, तब कम से कम मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था, विशेषकर जब मुझे इसके न्यायपूर्ण होने या युद्ध के किसी अन्य कारण का कोई ज्ञान नहीं था। जाहिर है, मेरे दोस्तों को पता था कि मैंने बोअर युद्ध में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसके बाद मेरे विचार बदल गए होंगे। वास्तव में इस तरह के तर्कों की वजह से मैंने बोअर युद्ध में अपना योगदान दिया था। मेरे सामने यह स्पष्ट था कि युद्ध कभी भी अहिंसा की तरह नहीं हो सकता, लेकिन यह किसी को हमेशा अपना कर्तव्य करने के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं देता। एक सच्चाई का पक्षधर हमेशा अंधेरे में टटोलने के लिए बाध्य होता है। अहिंसा एक व्यापक सिद्धांत है। हम लाचार मनुष्य हिंसा की आग में फंसे हुए हैं। यह कहावत की जीवन का पर जीता है। इसका गहरा अर्थ है, मनुष्य एक क्षण के लिए भी चेतक अथवा अचेतक के रूप में बिना हिंसा किए नहीं जीता है। इसके जीने की सच्चाई ही किसी न किसी प्रकार की हिंसा से जुड़ी रहती है। जीवन का विनाश चाहे वह एक क्षण के लिए ही क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर उसका खाना पीना और इधर उधर चलना फिरना। इस प्रकार एक अहिंसा का पुजारी अपने विश्वास से जुड़ा रहता है। यदि उसके सभी कार्य दया भाव के साथ किए गए हों, यदि वह अपनी सार्थक के अनुसार छोटे से छोटे जीव को मारने से बच सकता है या उसका जीवन बचा सकता है, तब वह हिंसा के मृत्यु परक जाल से अपने आप को बचा सकता है। तब वह लगातार अपने आत्म संयम और दया भावना को बढ़ाता रहता है, लेकिन वह कभी भी अपने को बाध्य हिंसा से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अपने अंदर की निहित हिंसा पूरे जीवन को जोड़ती है। इसीलिए एक ही गलती सबको प्रभावित नहीं करती और मनुष्य पूर्ण रूप से स्वयं को हिंसा से मुक्त नहीं कर सकता। जब तक वह एक सामाजिक प्राणी बना रहता है, तब तक वह हिंसा से नहीं बच सकता, जिस पर पूरे समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। जब दो देश युद्धरत हों, तब एक अहिंसा के भक्त का कर्तव्य है कि वह युद्ध को समाप्त करे। ऐसा मनुष्य जो उस कर्तव्य को करने में सक्षम नहीं है, जिसके पास युद्ध को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है, ऐसा मनुष्य जो युद्ध को रोकने योग्य नहीं है, वह युद्ध में भाग ले सकता है, फिर भी वह हृदय से स्वयं को, अपने देश और विश्व को युद्ध से मुक्त रख सकता है। मैंने ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा स्वयं का और अपने लोगों का स्तर सुधारने की आशा की थी। लंदन में रहते हुए मैं ब्रिटिश सेना की सुरक्षा का आनंद उठा रहा था और इसकी शरण लेते हुए जो मैंने उसकी सशस्त्र सेना में लिया था, मैंने उसकी संभावित हिंसा
में सीधा हिस्सा ले रहा था। यदि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपने संबंध बनाए रखना और इसके ध्वज के नीचे रहना चाहता हूँ तो मेरे सामने के 3 विकल्पों में से एक विकल्प खुला था। मैं खुले रूप से इस युद्ध का विरोध कर सकता था और सत्याग्रह के कानून के अनुसार साम्राज्य का बहिष्कार कर सकता था जब तक यह अपनी मिलिट्री नीति को न बदले अथवा इन नियमों की अवहेलना करने पर, क्योंकि वे इस अवहेलना के लायक थे, स्वयं को गिरफ्तार करवा सकता था, अथवा मैं साम्राज्य की तरफ से युद्ध में भाग ले सकता था। इस प्रकार का युद्ध की हिंसा का विरोध करने की क्षमता और योग्यता पा सकता था, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति और क्षमता नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचा अब कुछ भी नहीं, बस युद्ध में अपनी सेवा देनी है। अहिंसा की धारणा के अनुसार मैं लड़ाकू और गैर लड़ाकुओं में कोई अंतर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो लड़ाकुओं की सेवा करने का प्रस्ताव देता है वह इसे एक अपने पेशे की तरह देखता है, या एक चौकीदार जो अपना काम कर रहा होता है और एक नर्स जो घायल होने पर उनकी सेवा करती है। वे सब भी उतने ही दोषी हैं जितना डाकू वर्ग। किसी प्रकार जो युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार के लिए अपनी सेवा देते हैं, उन्हें भी युद्ध का दोषी माना जाएगा। मुझे पोलक का तार मिला। उससे पहले भी मैंने इसी तरह के तर्क स्वयं को उसके पक्ष में दिए थे। पोलक का तार मिलने के बाद मैंने इन विचारों को अपने कई मित्रों के साथ साझा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मेरा कर्तव्य था कि मैं युद्ध में अपनी सेवा का प्रस्ताव उन्हें दूं। मैं इस विचारधारा में कोई कमी नहीं रखता और न ही मैंने अपने कार्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले की तरह यह मानते हुए कि ब्रिटिश सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए यह मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं तब भी जानता था कि मैं अपनी स्थिति की सकारात्मकता को अपने दोस्तों से जोरदार ढंग से नहीं रख सकूंगा। यह प्रश्न बहुत नाजुक है, इसके बारे में विभिन्न मत हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने तर्कों को जितनी स्पष्टता से उन व्यक्तियों के सामने रखा जो अहिंसा पर विश्वास रखते हैं और इसे अपने जीवन के हर पक्ष में ढालने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। सत्य का पुजारी इस विचार की अलग नियत धारा से कुछ नहीं कर सकता। उसे हमेशा स्वयं को सुधार के लिए तत्पर रहना होगा। जब कभी भी उसे लगता है कि वह गलत है, तब उसे उसके बारे में सबको बताना चाहिए और उसका प्रायश्चित करना चाहिए। 40 छोटा सत्याग्रह। यद्यपि मैंने अपने कर्तव्य का हिस्सा समझा था, मुझे मौका मिला कि न केवल मैं इसमें सीधे हिस्सा नहीं ले सकता था, बल्कि मुझे उस गंभीर संकट के समय में वह अनेक के लिए मजबूर किया गया जिसे मिली सत्याग्रह या छोटे सत्याग्रह का नाम दिया जा सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ही हमारे नामों को स्वीकृति मिली और उन्हें सूची में डाला गया, एक अफसर को हमारे प्रशिक्षण के लिए रखा गया। हम सबको लगा कि हम कमांडिंग अफसर, हमारा मुखिया केवल तकनीकी मामले में रहेगा और हमारे कार्य के अन्य मामलों का मुखिया मैं रहूँगा। इसके आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, यानी इस कार्य के मामलों को वह मेरे द्वारा ही देखेगा। लेकिन पहले दिन से ही अफसर ने हमें इस भुलावे में नहीं रखा। मिस्टर सोराबजी अडजानिया एक चालाक आदमी थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, इस आदमी से सावधान रहना, वह हम पर शासन करना चाहता है। हम उसके आदेश को नहीं मानेंगे, हम उसे केवल अपने प्रशिक्षण की तरह ही देखेंगे। लेकिन जिन युवाओं को उसने हमें प्रशिक्षित करने के लिए रखा, उन्हें भी ऐसा लगा जैसे वे हमारे मालिक की तरह आए थे। ये युवा ऑक्सफोर्ड के छात्र थे और हमें प्रशिक्षित करने के लिए कमांडिंग अफसर ने
उन्हें हमारे विभाग का मुखिया नियुक्त किया था। मैंने भी उस कमांडिंग अफसर को मनमाने ढंग से हम पर हावी होते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने सुराब जी को चिंतित न होने के लिए कहा और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। आप बहुत सरलता से सब पर विश्वास कर लेते हैं। ये लोग आपको खराब शब्द बोलकर धोखा देंगे और जब उनकी असलियत पहचान जाएंगे तब आप हमें सत्याग्रह करने को कहेंगे। इस प्रकार स्वयं भी दुखी होंगे और हम लोगों को भी दुखी करेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब मेरे साथ रखे गए हैं तो आपको दुख के अलावा क्या मिलेगा? क्या मैंने कहा, एक सत्याग्रही पैदा ही धोखा खाने के लिए होता है। इस कमांडिंग अफसर को हमें धोखा देने दो। मैंने क्या आपको अनगिनत बार नहीं बताया है कि आखिर में एक धोखा देने वाला स्वयं ही धोखा खाता है? सुराब जी ठहाका मारकर हंसे। ठीक है फिर, उन्होंने कहा, धोखा खाते रहो। किसी दिन आपको मृत्यु सत्याग्रह के दौरान होगी और हमारे जैसे लाचार मनुष्य आपके पीछे खींचते हुए लाए जाएंगे। इन शब्दों ने मुझे स्वर्गीय मिस एमिली हाउस की याद दिला दी। उन्होंने मेरे असहयोग आंदोलन पर एक चिट्ठी लिखी थी। मुझे ताज्जुब नहीं होगा जब किसी दिन आपको सत्य के लिए फांसी दे दी जाएगी। ईश्वर आपको सही मार्ग दिखाए और आपकी सुरक्षा करे। सुराब जी के साथ यह बात कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति के कुछ दिनों बाद हुई थी। कुछ ही दिनों में हमारे संबंध टूटने की स्थिति में आ गए। मैंने बहुत मुश्किल से अपने 14 दिनों के उपवास के बाद अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच रहा था। जब मैंने ड्रिल में भाग लेना शुरू किया, अक्सर नियत स्थान पर, जो कि मेरे घर से 2 मील की दूरी पर था, मैं पैदल चलकर जाता था। इससे मुझे फ्लूरिसी हो गई और मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस हालत में मुझे सप्ताहांत कैंपिंग में जाना पड़ा। अन्य सब वहीं रुके रहते, लेकिन मैं घर वापस आ जाता। यहाँ एक ऐसा अवसर आया जब सत्याग्रह करना पड़ा। कमांडिंग अफसर और आज़ादी से अपना अधिकार जमाने लगा। उसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यहाँ वही मुखिया है, चाहे मामला में मिलिट्री या गैर मिलिट्री का हो। सब मामलों में वह अपना अधिकारीपन दिखाता रहता। सुराब जी दौड़कर मेरे पास आए। वे उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमें सब आदेश आपके द्वारा मिलने चाहिए। हम अभी प्रशिक्षण में हैं और हमें अनाप शनाप आदेश दिए जा रहे हैं। हमें और इन युवाओं को जिन्हें हमें प्रशिक्षित करने के लिए रखा गया है, उनके बीच देशपूर्ण अंतर कराया जा रहा है। हमें कमांडिंग ऑफिसर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, अन्यथा हम इसे और नहीं सह पाएंगे। भारतीय छात्र और अन्य उन्होंने इस कार्प को ज्वाइन किया है। वे इन विवेकहीन और बेतुके आदेशों क्यों नहीं मानेंगे? यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और हम इसे नहीं खोएंगे। मैं कमांडिंग ऑफिसर के पास गया और उसका ध्यान इन शिकायतों की ओर दिलाया जो मुझे मिली थी। उसने अपनी शिकायतों को लिखकर देने के लिए कहा और साथ में मुझे कहा कि जो लोग शिकायत कर रहे थे उन्हें अपने सेक्शन के कमांडर, जिन्हें अभी नियुक्त किया गया है, उसके द्वारा उचित माध्यम अपनाते हुए शिकायत भेजें, जिसे उनके शिक्षक मुझे भेजेंगे। इस पर मैंने जवाब दिया कि मुझे कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक सैन्य अधिकार का प्रश्न है, वहाँ मैं एक गैर सैन्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा विश्वास था कि स्वयंसेवक कार्प का अध्यक्ष होने के नाते मुझे आधिकारिक तौर पर उनका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। मैंने वे सभी समस्याएं और याचनाएं जो मेरे ध्यान में लाई गई थी उन्हें बताई, जैसे बिना सदस्यों के विचारों को,
जाने सेक्शन लीडरों की नियुक्ति होना, इस वजह से असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी। उनकी मांग थी कि ऐसे सेक्शन लीडरों को वापस बुलाया जाए और स्वयंसेवक कार्प के कमांडर ऑफिसर की सहमति से उन्हें लीडर चुनने के लिए आमंत्रित किया जाए। यह अपील कमांडिंग ऑफिसर को अच्छी नहीं लगी और उसने कहा कि यह मिलिट्री अनुशासन के विरुद्ध है कि कार्प सेक्शन लीडर को चुने और नियुक्त हुए ऑफिसर को वापस बुलाए। यह सभी प्रकार के अनुशासन में विनाशकारी होगा। हमने एक सभा की और वापस जाने का निर्णय लिया। मैंने सभी सदस्यों को सत्याग्रह के गंभीर परिणामों से अवगत कराया। ज़्यादातर सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया। उसमें प्रावधान रखा गया कि जब तक कारपोलर की नियुक्ति को वापस नहीं लिया जाता और कार्प के सदस्यों को अपना कारपोलर चुनने का अधिकार नहीं मिलता, तब तक वे आगे खुदाई और सप्ताहांत की कैंपिंग का बहिष्कार करेंगे। फिर मैंने कमांडिंग ऑफिसर को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने बताया कि उनके पत्र में हमारे सुझाव पर आपत्ति किए जाने से हमें बहुत निराशा हुई। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मुझे किसी अधिकार पाने की कोई इच्छा नहीं है और मैं साम्राज्य की सेवा करने के लिए अति इच्छुक हूँ। मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया कि यद्यपि दक्षिण अफ्रीका के बोर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस कार्प में मेरी कोई आधिकारिक स्थिति नहीं थी, लेकिन कर्नल गैलरे और कार्प के बीच में कोई मतभेद नहीं था और कर्नल गैलरवे ने कभी भी कोई निर्णय मुझसे बिना सहमति के और यह जाने बगैर कि इससे कार्प के सदस्यों की इच्छा क्या है नहीं लिया था। इसके साथ मैंने पिछली शाम की सभा में लिए गए निर्णय की एक प्रति भी रखी। इन सब का अफसर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उसे लगा कि सभा और उसमें लिए गए निर्णय का अर्थ है कि अनुशासन की गंभीर अवहेलना। उसके बाद मैंने एक पत्र भारत के सचिव को लिखा और उन्हें सभी तथ्यों के साथ अपने निर्णय की एक प्रति भी रखी। उनका जवाब था कि दक्षिण अफ्रीका में स्थितियां एकदम अलग थी और यह भी बताया कि नियमानुसार कमांडिंग ऑफिसर सेक्शन कमांडर को नियुक्त कर सकता था, लेकिन यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में सेक्शन ऑफिसर को नियुक्त करते समय कमांडिंग ऑफिसर मेरी सिफारिशों को ध्यान में रखेगा। हम दोनों के बीच कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन मैं उस कड़वी कहानी को लंबा नहीं खींचना चाहता। यही कहना काफ़ी है कि मेरा अनुभव हमारे भारत के अनुभवों की तुलना में मात्र एक छोटा हिस्सा था। कुछ धमकियों, कुछ निपुणता और चतुराई के साथ कमांडिंग ऑफिसर हमारे कार्य के फूट डालने में सफल हो गए। कुछ कार्य की सभा के लिए गए निर्णय के साथ बने रहे और कुछ ने कमांडर की धमकियों का या उसकी निपुणता के आगे घुटने टेक दिए और अपने वचन से पीछे हट गए। इसी समय अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा घायल सिपाहियों का समूह नेटल अस्पताल में आया और कार्प की सेवाओं को वापस बुलाया गया। कमांडिंग ऑफिसर जिन को जाने के लिए मना पाया, उन्हें अपने नेटल अस्पताल में भेज दिया। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन कार्प के सदस्यों के संपर्क में था। मिस्टर रॉबर्ट, जो उस समय अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे कई फ़ोन वहाँ किए और मुझे अन्य को सेवा के लिए राजी करने की याचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ के लिए एक अलग कार्प बनाना चाहिए और नेटल अस्पताल में वे केवल वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर के लिए जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा में कोई जांच नहीं आएगी। सरकार भी शांत हो जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुँचे घायलों की सहायता भी हो जाएगी। यह सुझाव मेरे साथियों और मुझे अच्छा लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो अभी तक यहीं रुके हुए थे वे भी नेटल अस्पताल चले गए। केवल मैं ही अलग रहा था, अपनी पीठ के बल लेटा हुआ, और जो कुछ खराब परिस्थितियां बनी थी उनसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार
निपटता हुआ। 41 नंबर देखेंगे, गोखले जी की उदारता। मैंने पहले ही बताया था अपनी प्लूरीसी के बारे में जो मुझे लंदन में हुई थी। गोखले उसके बाद शीघ्र ही लंदन आए थे। कालेन बाग और मैं अक्सर उनसे उनसे मिलने जाते रहते थे। हमारी बातें अधिकतर युद्ध के बारे में क्योंकि कालेनबाग को जर्मनी का भूगोल अपनी अंगुलियों पर याद था और वे पूरे यूरोप में बहुत घूमे थे। वे अक्सर नक्शे में युद्ध की विभिन्न जगहों को दिखाते रहते थे। जब मुझे प्लूरिसी हुई तब यह भी चर्चा का विषय रहता। मेरे आहार संबंधित प्रयोग की भी साथ साथ चल रहे थे। मेरे आहार में मूंगफली, पके और कच्चे केले केले नींबू, जैतून का तेल, टमाटर और अंगूर थे। मैंने दूध, दाल और इस तरह की अन्य चीज़ों को पूरी तरह से त्याग दिया था। डॉक्टर जीवराज मेहता मेरा उपचार कर रहे थे। उन्होंने मुझे दूध और अनाज लेने का बहुत जोर दिया, लेकिन मैं अड़ा रहा। यह मामला गोखले के कानों तक पहुंचा। वे मेरे फलाहार संबंधी आहार पर सहमत नहीं थे और चाहते थे कि जो कुछ डॉक्टर मेरे स्वास्थ्य के बारे में सलाह दे रहे थे मैं उसके अनुसार चलूं। मेरे लिए गोखले जी के दबाव के आगे झुक जाना आसान नहीं था। जब उन्होंने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया तब मैंने उनसे सोचने के लिए 24 घंटे मांगे। जैसे कि कालेनबाग और मैं घर लौटे तब हमने विचार किया कि मेरा कर्तव्य क्या है। वे मेरे प्रयोग पर मेरे साथ थे, उन्हें ऐसा करना पसंद था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तब मुझे अपने कर्तव्य अंतर्मन के अनुसार निर्णय लेना था। मैंने पूरी रात इस विषय पर चिंतन मनन किया। इस प्रयोग को छोड़ने का अर्थ था इस दिशा में मेरे सभी विचारों का त्याग। फिर भी इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। प्रश्न यह था कि कैसे मैंने गोखले जी के इस प्रेम भरे अनुग्रह को किस हद तक स्वीकारूं और मैं इन प्रयोगों में कितना परिवर्तन कर सकता था। जब मेरे स्वास्थ्य का सवाल था, आखिर में मैंने इस प्रयोग को उस हद तक स्वीकारने का निर्णय लिया जब तक मेरी धार्मिक आस्था मुझे उसकी अनुमति देती थी। उस सीमा तक डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलने का निश्चय किया। दूध छोड़ने में मेरी धार्मिक आस्था की भूमिका प्रमुख रही थी। मेरे सामने कलकत्ता के ग्वालों की दुष्ट प्रक्रिया सामने थी, जिसके द्वारा वे भैंस और गाय से दूध की आखिरी बूंद तक निकाल लेते थे। मेरा यह भी विचार था कि जिस प्रकार मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, उसी प्रकार जानवर का दूध भी मनुष्य का भी भोजन नहीं है। इसीलिए बहुत सुबह मैं इस दृढ़ धारणा के साथ उठा कि दूध से दूर रहने के निर्णय पर मैं अड़ा रहूँगा। इसी विचार ने मुझे बड़ी राहत दी। मैं गोखले जी का सामना करने से डर रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे मेरे इस निर्णय का सम्मान करेंगे। शाम को कालेनबाग और मैं गोखले जी से मिलने नेशनल क्लब गए। उनका पहला प्रश्न था, तो फिर क्या तुमने डॉक्टर की सलाह मानने का निर्णय कर लिया? मैंने निम्रता से मगर दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मैं अब आपके सभी विचारों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तैयार हूँ केवल एक को छोड़कर, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसे लेने के लिए आप जोर न दें। मैं दूध और से जुड़े किसी भी प्रकार और मांस को नहीं लूँगा, चाहे उनको न लेने का अर्थ मेरी मृत्यु ही क्यों न हो। मुझे लगता है यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? गोखले जी ने पूछा। मुझे डर है कि इसके अलावा मैं कुछ अन्य निर्णय नहीं ले सकता, मैंने जवाब दिया। मुझे पता है कि मेरा निर्णय आपके दुखी करेगा, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़े बहुत दुख के साथ मगर गहरे प्रेम के साथ गोखले जी ने कहा, मैं तुम्हारे निर्णय से सहमत नहीं हूँ। मैं इसमें कोई धर्म भी नहीं
धर्म भी नहीं देखता, लेकिन अब मैं तुम पर और दबाव नहीं डालूंगा। इन शब्दों के साथ वे डॉक्टर जीवराज मेहता की तरफ मुड़े और कहा, कृपा करके आप उसे और परेशान न करें। जो सीमा उसने अपने लिए बांधी है उसके अंदर जो हो सकता है उसे लेने के लिए लिखें। डॉक्टर ने अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन वे लाचार थे। उन्होंने मुझे मूंग मूंग का सूप जिसमें थोड़ा हींग पड़ा हो लेने के लिए कहा। इसके लिए मैं तैयार हो गया। मैंने इसे 1-2 दिन लिया, लेकिन इसकी वजह से मेरा दर्द बढ़ गया, क्योंकि मुझ पर यह अपना असर उल्टा दिखा रहा था। मैं वापस फल और मेवे के आहार पर चला गया। डॉक्टर का इलाज चलता रहा, इससे मुझे फ़ायदा मिला, लेकिन मेरे इस तरह के संयम करने उनके लिए दुखदायी बने रहे। इसी बीच गोखले भारत लौट गए, क्योंकि वे लंदन के अक्टूबर महीने में अपने पैरों के दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच गोखले भारत लौट गए, क्योंकि वे लंदन के अक्टूबर महीने में अपने पैरों के दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे। वीडियो देखने के लिए